हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदर्श कृष्ण का आइडियल ब्लैक बॉडी ये क्या होती है, इससे संबंधित कुछ डेफिनेशन और उसके बाद कुछ नियम पढ़ेंगे, जैसे स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम आदि। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आदर्श कृष्ण का। जैसा कि कृष्ण लिखा हुआ है, हिंदी में कृष्ण का पर्यायवाची होता है काला। तो ऐसा आवश्यक नहीं कि कृष्ण का काली ही हो। इसकी विशेषता ये है कि अगर ये कोई वस्तु की सतह है, सरफेस है, और ऊपर से इस पर रेडिएशन गिर रहा है, रेडिएशन जो गिरा उसकी जो एनर्जी है वो है 5 जूल। इस सरफेस पर अगर 5 जूल एनर्जी गिरे और ये 5 की 5 जूल अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो इस सरफेस को हम आदर्श कृष्ण का कहते हैं। डेफिनेशन क्या हुई? वह वस्तु जो अपनी सतह पर गिरने वाली संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर ले, उसे आदर्श कृष्ण का कहते हैं। डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, वह वस्तु जो अपनी सतह पर आपतित संपूर्ण विकिरण, रेडिएशन को बोलते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर ले, उसे आदर्श कृष्ण का कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, बच्चे ने पूछा कि जी आदर्श कृष्ण का हमारे डेली लाइफ में क्या है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो इनके एग्जाम्पल हैं जो आंखों में स्याही काजल लगाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो है काजल, और दूसरा एग्जाम्पल है प्लेटिनम की कालिख। ये 2 एग्जाम्पल है। रियल में कोई भी वस्तु पूर्ण आदर्श नहीं हो सकती, आदर्श कृष्ण नहीं हो सकती, कृष्ण का हो सकती है, क्योंकि ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो पूरे के पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट जरूर करेगी। तो फिर ये मानी क्यों गई? ये इसलिए माना गया है जिससे कि दूसरी वस्तुओं की अवशोषण क्षमता की हम कंपेयर कर सकें कि कौन सी वस्तु कितना परसेंट अवशोषण कर रही है। यह जब पूरे की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो देखते हैं कि इसकी अवशोषण क्षमता कितनी होती है। इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, स्मॉल ए से लिखा करते हैं। अवशोषित विकिरण ऊर्जा टीवी के रिमोट से जो सिग्नल निकलते हैं, एलईडीसी होती है, वो सिग्नल ही कहलाएगा विकिरण ऊर्जा। कहीं आग जल रही है, गर्माहट का अनुभव हो रहा है, वो क्या है? विकिरण ऊर्जा है। बल्ब से जो निकल रहा है ये भी विकिरण ऊर्जा है, लेकिन
ये दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में आता है। विकिरण ऊर्जा को विभिन्न भागों में बांट रखा है, कुछ अदृश्य क्षेत्र में है, कुछ दृश्य क्षेत्र में है। तो बल्ब का प्रकाश दृश्य विकिरण ऊर्जा है, टीवी का रिमोट अदृश्य विकिरण ऊर्जा है। इसका फॉर्मूला है अवशोषित विकिरण ऊर्जा अपॉन कुल आपतित विकिरण ऊर्जा। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में है कि ये अपनी सतह पर आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। इसका अर्थ हुआ कि अगर इसके ऊपर 5 जूल एनर्जी गिरती है तो ये अवशोषित भी 5 करती है। तो ये मात्रा और ये मात्रा इक्वल है। तो ऊपर वाले को भी मैंने लिखा Q, नीचे वाले को भी लिखा Q, इक्वल होगा। तो कट जाएगा, क्या आएगा 1। तो आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता 1 होती है। यह काजल और प्लेटिनम की कालिख लगभग 98% एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको आदर्श कृष्णिका मान लिया गया है। और बिल्कुल आदर्श होगी तो वह 100% एब्जॉर्ब करेगी। 98% का अर्थ हुआ कि अगर 100 जूल एनर्जी गिरती है तो 98 जूल एनर्जी काजल अवशोषित करता है। तो आंखों में स्याही बाहर के सूर्य से आने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके आंखों तक एनर्जी पहुंचाता है, आंखों के लिए लाभदायक होता है। इसका अवशोषण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। स्टीफन का नियम। इसकी इंग्लिश हो जाएगी स्टीफन्स लॉ। स्टीफन ने विभिन्न पदार्थों को गर्म करके उनसे निकलने वाली, उनसे उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा को मापा और उन्होंने निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। और वह इस परिणाम पर पहुंचे कि वस्तु का ताप तो बढ़ा रहे हैं हम 2 गुना, और वस्तु से एनर्जी निकलने लगी 2 से कई अधिक गुना। तो जब उसे कैलकुलेट किया गया तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 2 गुना, वस्तु से एनर्जी निकलने लगी 16 गुना। यह प्रयोग इन्होंने कई वस्तुओं, कई पदार्थों के साथ किया और फिर जाकर एक नियम दिया। हम अगर चाकू को या किसी अन्य धातु की वस्तु को आग में गर्म करें, जब गर्म करेंगे तो वो चाकू वहां ऊष्मा को अवशोषित कर रहा होगा, और जब वह गर्म होकर लाल हो गया फिर उसे हटाएं तब वह लाल रंग से चमक रहा होगा। जब गर्म करके लाल हो जाए फिर हम हटा लें तो वो चमक रहा है। जब चमक रहा है तो उससे एनर्जी निकल रही होती है। उसके पास हम हाथ ले जाएंगे तो गर्माहट का अनुभव होगा, तो वो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। उसे वो अपने एकांक क्षेत्रफल से जितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है वो कहलाती है उत्सर्जन क्षमता। और इसका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में अगर दिया जाएगा तो वो कहलाएगा परमताप। तो उत्सर्जन ऊर्जा और परमताप दोनों के बीच में क्या संबंध होता है वो स्टीफन ने दिया है।
ये इन्होंने पाया। इसमें ई क्या है? उत्सर्जन क्षमता, और टी है परमताप। किसी कृष्णिका का परमताप कैपिटल टी हो तो किसी कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता उसके परमताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। मीन्स उससे निकलने वाली जो एनर्जी होगी वो टेम्परेचर की पावर 4 के अनुसार बढ़ेगी। अगर ताप बढ़ाएंगे 2 गुना तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो ऊर्जा निकलने लगेगी 16 गुना। ताप बढ़ाएंगे 3 गुना तो 3 की पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 81, 81, तो ऊर्जा 81 गुना निकलने लगेगी। मतलब ताप तो बढ़ेगा थोड़ा और एनर्जी 16 गुना निकलती है। ये इनका नियम है। तो इसका कथन क्या बन जाएगा? किसी कृष्णिका का ताप या ताप नहीं, हम ऊर्जा पहले ले लें। किसी कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता उसके परमताप बोलते हैं केल्विन में टेम्परेचर को। किसी कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता उसके परमताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। मीन्स टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होती है। ये तो कहलाता है स्टेटमेंट, और ये कहलाता है मैथमेटिकल फॉर्म। E इक्वल टू अगर मैं लिखूं तो यहाँ इसमें से कांस्टेंट निकलेगा। वो कांस्टेंट होगा, आधे नए की तरह बनाते हैं, बोलते हैं सिग्मा टी की पावर 4। जहां सिग्मा एक कांस्टेंट है जिसे स्टीफन के नाम के साथ जोड़ा गया है, स्टीफन नियतांक कहते हैं। और इसकी वैल्यू जब नियतांक है तो वैल्यू फिक्स होगी। 5.67 10 टू दी पावर -8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन की पावर 4। ये जो ई है उत्सर्जन क्षमता, ये जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इसका मात्रक है, और टेम्परेचर का केल्विन की पावर 4। अगर कोई वस्तु गर्म करके किसी कक्ष के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर रख दी जाए और तब ठंडी होती हो, और उस बॉक्स का, उस सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है वो T1 हो, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4। जब कोई गर्म वस्तु किसी बंद कक्ष के अंदर ठंडी की जाए, ये कोई वस्तु है जिसका टेम्परेचर है T, और ये किसी कक्ष में ठंडी की जा रही है, कक्ष का टेम्परेचर है T1, तो उस समय स्टीफन का नियम ये लिखा जाएगा। E क्या है? उत्सर्जन क्षमता, अर्थात गर्म वस्तु से निकलने वाली ऊर्जा, कितनी ऊर्जा निकल रही है। जैसे एक कप में चाय रखिए गर्म, तो गर्म चाय जब हम रखेंगे तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है कम, तो चाय से एनर्जी, रेडिएशन, हीट, ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो हम कहेंगे कि चाय से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इमिशन हो रहा है। वो प्रति सेकंड पर यूनिट एरिया से कितनी ऊष्मा निकल रही है, वो कहलाती है उत्सर्जन क्षमता। तो उत्सर्जन क्षमता एक प्रकार की एनर्जी है जो कि वस्तु के
एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में निकलती है। इसके बाद पढ़ते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इंग्लिश हो जाएगी। इन्होंने भी विभिन्न पदार्थों पर, विभिन्न वस्तुओं पर एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद कुछ निष्कर्ष प्राप्त किया। तो वो क्या निष्कर्ष प्राप्त किया, जरा ध्यान दें। इन्होंने देखा कि वस्तु के ठंडे होने की दर, अर्थात वस्तु से ऊष्मा के उत्सर्जन की दर, वस्तु और वातावरण के टेम्परेचर के अंतर के प्रोपोर्शनल होती है। वस्तु से जो ऊष्मा निकलती है, गर्म वस्तु जब ठंडी होती है उसे कहते हैं ऊष्मा हानि की दर। तो किसी वस्तु के ऊष्मा हानि की दर वस्तु और वातावरण के टेम्परेचर के अंतर के प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती होती है। ऊष्मा हानि को चाहे हम कैपिटल ई लिख लें या क्यू लिख लें, प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी क्या है, वस्तु और वातावरण सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस है, अंतर है। जैसे चाय, उबलती चाय है, उबलती हुई, उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो तो ये है। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, सर्दी के दिन है, तो वो 10 डिग्री ये है। ये चाय का टेम्परेचर है, गर्म चाय का 100, ये वातावरण का टेम्परेचर है 10। ये उससे निकलने वाली ऊष्मा है, रेडिएशन है। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे व्यक्त करेंगे? किसी वस्तु या किसी कृष्णिका के ऊष्मा हानि की दर कृष्णिका और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कृष्णिका और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ये कथन है। ये इस नियम का स्टेटमेंट हो गया और ये इसका मैथमेटिकल रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म है। इसे अगर प्रूफ करना चाहें हम, तो प्रूफ करने के लिए इसे इंटीग्रल मेथड से भी कर सकते हैं और स्टीफन के नियम से भी कर सकते हैं। तो प्रूफ अगर करना हो तो हम क्या करेंगे? स्टीफन के नियम से कर रहे हैं। स्टीफन का नियम है E = सिग्मा T माइनस T1 T की पावर 4 T1 की पावर 4। ये हो गया। T माइनस T1
का डिफरेंस किसके बराबर है, डेल्टा टी के। तो यहां से डेल्टा टी और T1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो गया T1 बराबर टी। इस संबंध से t की वैल्यू ये हो जाएगी और इस मान को यहां रख रहे हैं। ये किसके नियम से लिखा है, स्टीफन के नियम से। सिग्मा टी की जगह पर लगा दिया डेल्टा टी प्लस T1 की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4। दोबारा सुनेंगे। इसे प्रूफ करने के लिए स्टीफन का नियम यूज कर रहे हैं। टी के स्थान पर यहां से ये लगा सकते हैं इसकी पावर 4, इसकी पावर 4। अब इसकी पावर 4 है तो 4 बार करें तो स्टेप लंबा हो जाएगा, तो इसे द्विपद प्रमेय होती है बाइनोमियल थ्योरम, उसका यूज करेंगे। उसका यूज करने के लिए इसे इस तरह का बनाना पड़ेगा 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स। तो ये 1 प्लस बनाने के लिए इसमें से कॉमन कुछ है नहीं, फिर भी हमें ले रहे हैं T1। तो अंदर बचेगा डेल्टा टी अपॉन T1 प्लस 1। T1 कॉमन लिया तो यहां रहेगा 1 और यहां T1 आ जाएगा अपॉन में, जहां कॉमन नहीं था। अंदर से कॉमन लिया तो पावर साथ में आएगी 4 और यहां भी पावर 4। अब ये T1 की पावर 4 ये हो गए कॉमन। अंदर बचता है ये और यहां बचेगा 1। इसमें ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन T1 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा तो सिग्मा T1 की पावर 4 4 डेल्टा टी अपॉन T1। T1 से कटेगा तो पावर बची 3। ये जो E है एनर्जी निकल रही है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q। तो Q इक्वल टू ऊष्मा हानि की दर अपॉन में टाइम छिपा हुआ है सिग्मा T1 की पावर 3 इंटू 4 डेल्टा टी। सिग्मा कांस्टेंट है, T1 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है। वातावरण में हम चाहे एक लोहे का टुकड़ा ठंडा कर लें या 10 लोहे के टुकड़े ठंडे कर लें, बहुत गर्म हो रहे हो ठंडे होने रख दें, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है। 4 संख्या है भी कांस्टेंट है, तो ये इतने ही संख्याएं कांस्टेंट हो गई। बचा कौन, डेल्टा टी उसके प्रोपोर्शनल हो गया। यही प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये न्यूटन का शीतलन नियम बताया। स्टीफन के नियम पर न्यूमेरिकल किस तरह के होते हैं वो देख लें जरा। एक न्यूमेरिकल तो ऐसा हो सकता है, किसी कृष्णिका का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 327 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो जो उत्सर्जन क्षमताएं हैं उनका अनुपात क्या हो जाएगा। तो उत्सर्जन क्षमताओं का अनुपात बताओ।
तो स्टीफन का नियम था E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। टेम्परेचर है यहाँ 2, ये T1 और ये T2। दूसरी बात ये केल्विन में लगेंगे, तो इस संबंध से हम ये लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर 4। सिग्मा ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। इसकी दो इक्वेशन बना ली, एक 1 लगाकर एक 2 लगाकर, और दोनों को भाग कर दिया, सिग्मा से सिग्मा कट गया, तो ये सूत्र बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम इन सूत्रों से करते हैं। T1 T2 क्या लगाएंगे, 27 को 273 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 300, 327 में 273 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 600। तो ऊपर आएगा 300 अपॉन 600 पावर 4, ये कट जाएगा तो 2 आएगा, 1/2, 1/2 की पावर 4 या 1/16। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। बाद की जो ऊर्जा है पहले वाले से 16 गुना हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, किसी कृष्णका का ताप 3 गुना करने पर उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी। कृष्णका का ताप 3 गुना करने पर विकिरण ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो ऐसे सवालों में जिनमें मान नहीं दिए होते हैं तो आंसर उसमें गुना में ही आता है, 2 गुना 3 गुना। अब इसमें क्या करेंगे हम, ताप 3 गुना करने पर, तो इनको लिखने का तरीका होता है, हम लिखेंगे T2 बराबर 3T1, बाद का टेम्परेचर लिखेंगे और बाद में पहले वाले को 3 से गुणा कर देंगे। ऊर्जा E2 निकालनी है, फिर से वही संबंध, E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर 4। तो T1 तो ऐसे ही लिखा और T2 की जगह पर ये रिलेशन 3T1 की पावर 4। T1 से T1 कट जाएगा तो 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 इंटू 3, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तो ये आ जाएगा 1/81। तो ऊर्जा 81 गुना हो जाएगी। कैसे पता लगा, E2 की मल्टीप्लाई इससे, 81 के इससे, या अलग लिख लें, E1 अपॉन E2 इक्वल टू 1/81, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो E2 की गुणा 1 से हो गई E2, 81 की E1 से हो गई 81 E1। तो इनके आंसर यानी E के पदों में ही आ जाएगा कि ऊर्जा 81 गुना निकलने लगेगी। आज का काम इतना ही करते हैं। अगर यही सवाल में होता कृष्णका का ताप 2 गुना करने पर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 2 गुना करने के लिए हम लिखते T2 बराबर 2T1 और यहाँ 2 आ जाता। आज का काम इतना ही, नेक्स्ट कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।